1505 से 1509 में जो है भारत में गवर्नर रहने का जो है पहले पुर्तगाली होने का जो है गौरव हासिल किया। तो पुर्तगालियों से प्रश्न इस तरीके का आ सकता है। वैसे भारत में अगर देखें तो ईरानी, यूनानी, शक, पार्थियन और कनिष्क, ये कहीं ना कहीं क्रोनोलॉजी रही है, ये कहीं ना कहीं क्रम रहा है भारत के अंदर। लेकिन अगर हम संदर्भित अर्थ में देखें तो भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन में देखें तो सबसे पहले जो है यहां पर पुर्तगाली रहे। इसके बाद अगर हम बात करें तो भारत में जो है डच, तो डच जो है 1596 में जो है वो कॉर्नेलियस डी हस्तमान जो थे कैप ऑफ गुड होते हुए जो है सुमात्रा और बंटाम पहुंचने वाले पहले डच नागरिक थे। और इन्होंने भारत में कोरोमंडल, बिहार, यूपी, गुजरात, बंगाल की खाड़ी में बहुत सारे जो है बंगाल वाले क्षेत्र में बहुत सारे कारखाने खोले। तो ये मूलतः जो है डचों का आगमन इस तरीके से रहा भारत में पुर्तगालियों के बाद। इसके बाद अंग्रेज आए 1599 में। जॉन मिल्डन हॉल जो है ब्रिटिश यात्री थे, थल सेना के माध्यम से आए थे। और ये मर्चेंट एडवेंचर नामक दल जो था उसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में खोली थी, है ना, ये भी आपको याद रखना है। तो इसके बाद जो है कई बार परीक्षा में पूछ लेता अंग्रेजों के टॉपिक से कि भाई पहली जो कोठी खोलने का फरमान कहाँ आया था, तो सबसे पहले 1613 में जो है वो कोठी खुली थी आपकी सूरत में, है ना, ये याद रखना, सूरत याद रखना। वैसे तो अंग्रेजों ने बहुत जगह फैक्ट्री खोली थी, लेकिन जहांगीर के फरमान के बाद जो स्थायी रूप से पहली कोठी खुली थी वो सूरत में खुली थी ना। परीक्षा में पूछा हुआ है MPPSC में कि अंग्रेजों ने अपना पहला जो फैक्ट्री या पहला जो बिजनेस प्लेटफॉर्म कहाँ इस्टेब्लिश किया था, तो सूरत में किया था। और व्यापारिक संधि करने के उद्देश्य से जो जेम्स प्रथम के दूत थे टॉमस रो, वो भी 1615 में जहांगीर के दरबार में आए थे। किसके दरबार में आए थे कई बार पूछ रहे थे। तो बाद में फिर मछलीपट्टनम और पेट्टापुल्ली में भी जो है फैक्ट्री या कारखाने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थापित किए थे। पुर्तगाली के बाद डच आ गए, डच के बाद अंग्रेज आ गए, अंग्रेज के बाद फ्रांसीसी। तो फ्रांसीसी भी भारत आए, उन्होंने भी अपना व्यापारिक केंद्र 1668 में जो है वो सूरत में स्थापित किया और बाद में फिर इसका विस्तार किया और ये लंबे समय तक रहे। डेनिस जो है वो 1616 में आए और उन्होंने भी अपनी फैक्ट्रियाँ, कोठियाँ यहाँ पर स्थापित की। तो कई बार पूछ लेता है यूरोपियों के आगमन से, तो आपको याद रखना 18वीं शताब्दी में कुछ जन आंदोलन हुए थे। कई बार जो है कुछ जन आंदोलन से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इनको भी आप थोड़ा देखें, नजरअंदाज ना करें, है ना। ये कुछ जन आंदोलन है जिनको आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है। कुछ जन आंदोलन है तो थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं कौन कौन से जन आंदोलन कब हुए। जोड़ी वगैरह बनाने में इस तरीके के प्रश्न आ सकता है। देखिए आप समय नहीं है, आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लगाएं, आप समय नहीं कुछ नया पढ़ें भैया। आप फाइनली जो है हिस्ट्री को देख लीजिए, काम काम का क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी को देख लीजिए, काम काम का क्या करना है, इकोनॉमी में, है ना, साइंस में, पॉलिटी में, ये GS के जितने टॉपिक है ना इनको आप बढ़िया तैयार कर लीजिए। 35 से 40% क्वेश्चन आ जाएंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश से 35 से 40% क्वेश्चन आ जाएंगे। इसके बाद जो आपकी यूनिट 7 है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिट, करंट अफेयर्स और स्पोर्ट्स वाली यूनिट 9, IT वाली 10, आयोग वाली 30 से 40%, 30 से 40% की रेंज में मैं ले रहा हूँ। 3 सेकंड में तैयारी कर लो। GS को मजबूत करके चलो, टॉपिक वाइज मध्य प्रदेश बिल्कुल कंप्लीट पढ़ के जाओ और जितनी भी आखिरी की 4 यूनिट है स्कोरिंग 7, 8, 9, 10, यहाँ से जो है कॉम्पिटिशन जो है बिल्कुल आपको पॉजिटिव वे में आगे बढ़ाएगा। तो इसको आप अपना बढ़िया करके चलो, मेहनत करो, मन लगाओ। माता पिता ने आपको जो है जिस उद्देश्य के लिए इस फील्ड में बोला है कंटिन्यू करने को, वो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, स्वयं के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, माता पिता के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बने हुए हैं। तो भाई किसी के साथ धोखाधड़ी ना करें, पूरी ऑनेस्टी से बिल्कुल लगाएं, अपनी एफर्ट्स दें। और अभी नवंबर में मेंस हो जाएगा आपका, फिर आपको नवंबर में ही लास्ट क्लास में प्रीलिम्स देना है, उसका मार्च में मेंस हो जाएगा। तो बहुत सारा आपका समय है, ईमानदारी से लग जाइए, पढ़ाई करिए। 100 पोस्ट हैं तो उस पर जो है 1500 लोगों को जो है बुलाया जाएगा। मतलब अगर जितने भी पोस्ट निकला उसका 15 गुना लोग जो हैं वो मेंस देंगे और उसके बाद फिर उसमें से 300 लोग जो इंटरव्यू देंगे, उसमें से फाइनल जो है 100 लोग सिलेक्ट होंगे। तो आपको इसमें आना है भाई, इसमें नहीं आना, इसमें नहीं आना, ऐसा नहीं। इसमें आओगे, इसमें आओगे, इसमें आओगे, तभी इसी में आओगे। तो प्रीलिम्स निकलना बहुत ज़रूरी है। प्रीलिम्स नहीं निकला तो सब बेकार है। और प्रीलिम्स के लिए आपको बहुत कॉन्फिडेंस की चाहिए, नॉलेज के साथ, इंफॉर्मेशन के साथ कॉन्फिडेंस चाहिए, तब आपकी एग्जाम जो है 100% क्लियर होगी ना। नॉलेज होना, इंफॉर्मेशन होना और कंसेप्ट होना, और कंसेप्ट के साथ विद कॉन्फिडेंस होना, वो बहुत जरूरी। खैर, सन्यासी विद्रोह ये हुआ बिहार और बंगाल वाले क्षेत्र में और 1763 से 1800 के बीच में। चुआर हुआ बंगाल में, है ना, 1798। भील हुआ वेस्टर्न घाट में, है ना। इसके बाद पागलपंथी वाला असम में हुआ। इसके बाद अहोम जो है वो असम में हुआ। आपको याद रखना है ना, सन्यासी विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ईयर भी याद रखो, 1763 से 1800 के बीच में, है ना। ये बिहार और बंगाल में। चुआर हुआ बंगाल में, भील हुआ वेस्टर्न घाट में, पागलपंथी असम में और जो है अहोम असम में। ये कुछ विद्रोह हैं जिनको आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद
वहाबी आंदोलन है, ये आपके सैयद अहमद टीटू मुईर के नेतृत्व में बिहार यूपी। संथाल इंपॉर्टेंट है, सिद्धू कानू है ना, ये बंगाल बिहार है ना, इंपॉर्टेंट है। मुंडा बिहार में बिरसा मुंडा इंपॉर्टेंट है, इसको ऑन की लगा लीजिए, क्वेश्चन पूछ सकता है ना, कि जो बिरसा मुंडा से संबंधित जो मुंडा विद्रोह है कहाँ हुआ था, कब हुआ था, है ना, 1899 में हुआ था। डील विद्रोह बंगाल है ना, पावना बंगाल, कूका आंदोलन है ना, ये भी जो है बंगाल से रिलेटेड है ना। आपके कूका आंदोलन जो है पंजाब से रिलेटेड है, थोड़ा देख लेंगे। कुछ सामाजिक धार्मिक आंदोलन आपके सिलेबस में डायरेक्ट है राष्ट्रीय एकीकरण के संदर्भ में, तुम थोड़ा सा एक नज़र दौड़ा लेते हैं। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज से संबंधित है ना, आधुनिक भारत के जन्मदाता इनको कहते हैं। 1816 में इन्होंने हिंदू कॉलेज बनाया था, 1828 में ब्रह्म समाज बनाया था, है ना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अकबर सेकंड ने जो है इनको राजा राम मोहन राय को जो है राजा की उपाधि दी थी, तो ये ब्रह्म समाज से पूछा जा सकता है। बाद में आदि ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज, बहुत सारी चीज़ों में उसका विभक्तिकरण हुआ, राजा राम मोहन राय से क्वेश्चन बन सकता है। प्रार्थना समाज 1867 में जो है महादेव गोविंद रानडे ने इसकी स्थापना की थी। आर्य समाज बहुत इंपॉर्टेंट है, 1875 स्वामी दयानंद सरस्वती, पुनः वेदों की ओर चलो और हिंदुओं के लिए भारत, है ना, इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि बिल्कुल पूछा जा सकता है, इसको आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ के जाइए, ठीक है। तो इसको बिल्कुल आप पढ़ के जाइए, निश्चित तौर पर जो है यहाँ से प्रश्न बन सकता है। आर्य समाज 1875, स्वामी दयानंद सरस्वती और वेदों की ओर पुनः लौट चलो और हिंदू भारतीयों के लिए, वास्तविक नाम इनका जो था वह मूल शंकर था। इसके बाद जो कुछ और आंदोलन बच रहे हैं यहाँ पे, है ना, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद जी का था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रामकृष्ण मिशन जो है विवेकानंद जी का था ये, ठीक, इसको भी देख लेंगे आप, इम्पोर्टेंट है। 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी, शिकागो गए थे 1893 में, ये पूछा हुआ है कब गए थे। अहमदिया आंदोलन है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं आप इसको। सत्यशोधक समाज है ना, कमज़ोर तबके को ऊपर उठाने के लिए ज्योतिबा फुले ने बहुत कुछ किया है और ये बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और जो है जो इनके द्वारा जो है बड़े स्तर पर काम किया गया। गुलामगिरी इनकी किताब का नाम भी था, है ना, याद रखेंगे। इसके बाद जो है और भी बहुत से मूवमेंट्स हुए यहाँ पर, ठीक है, इसमें सभी देख लेंगे आप जितने भी हुए। अब हम बात करते हैं 1857 की क्रांति की और क्या क्या इसमें हुआ। डलहौजी की जो हड़प नीति थी, वेलेजली की जो सहायक संधि थी, ये तमाम प्रकार की चीज़ों से जो चीज़ें हो रही थी, तो एक आर्थिक शोषण, एक असंतोष जो था, पदोन्नति में भेदभाव, इससे जो है तमाम चीज़ें हुई। तत्कालिक कारण जो चर्बी वाला कारतूस बना, तो दिल्ली में जो है बहादुर शाह और जफ़र वक्त विद्रोही नेता थे। निकलसन और हडसन के साथ इनका मूवमेंट चल रहा था। 11 मई को विद्रोह चालू होने वाला था। कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे, है ना, कैंपबेल के साथ इनका मूवमेंट चल रहा था। इंपॉर्टेंट हमारे लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, 4 जून 1857, हीरोज़ के साथ इनका मूवमेंट था। जगदीशपुर में कुंवर सिंह थे 1857 में, 85 साल के व्यक्ति थे, इन्होंने जो 1857 में अपनी अहम भूमिका निभाई। तो ये आप देख सकते हैं कहाँ किसका केंद्रण रहा। इसके बाद हम बात करते हैं 1857 की क्रांति के बाद। एग्जाम ओरिएंटेड बातें हो रही हैं, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड। 1885 में 28 दिसंबर को ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की। दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम दिया और गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसकी बैठक हुई 72 प्रतिनिधियों के साथ। व्योमेश बनर्जी जो है डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके पहले चेयरमैन बने। 1885 से 1905 का जो समय था वो लिबरलिस्ट था, उदारवादियों का था। नौरोजी साहब का, दादा भाई, सुरेंद्र बनर्जी, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, है ना। इसके बाद जो है बाद में जो उदारवाद के बाद जो है वो उग्रवाद की तरफ चढ़े। लाल बाल पाल का समय आया, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, ऐसे गर्मपंथी, बाल गंगाधर तिलक, और ये तमाम चीज़ें हैं। मतलब भारत के भूगोल का जो मानकीकरण हुआ और जंजीरों से जकड़ी भारत माँ की प्रतिमा को जब अरविंद घोष जैसे लोगों ने देखकर जो है राष्ट्रवादी स्तर पर जो राष्ट्रवाद को प्रखर करने का प्रयास किया, तो उदारवाद से ही जो उग्रवाद का जन्म हुआ। और इस प्रकार से धीरे धीरे फिर क्रांतिकारी गतिविधियों की 1897 में शुरुआत हुई और यहाँ पर जो है तमाम प्रयास जारी हुए, है ना। वी.डी. सावरकर ने जो है 1904 में नासिक में मित्र मेला बनाया, अभिनव भारत बनाया। मदन लाल ढींगरा ने जो है करजन वाहिली की हत्या कर दी और ये क्रांतिकारी आंदोलन भी अपने चरम पर पहुंच गया। तो उदारवाद, उग्रवाद और क्रांतिकारी आंदोलन की पटापेक्ष में जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ा और जंजीरों से जकड़ी भारत माँ की प्रतिमा को देखकर जब भारत के भूगोल का मानकीकरण जागृत हुआ तो तमाम ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हुई कि भारत में जो है इस तरीके का मूवमेंट तैयार हुआ। 1905 में इस समय बंगाल विभाजन हुआ। राष्ट्रीय चेतना को नष्ट करने के लिए 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने जो है विभाजन की घोषणा करी और 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। बाद में शोक दिवस के तौर पर 16 जून को 1905 को मनाया गया। इसी समय 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। आगा खां समलुल्लाह खान ने ढाका में बनाई और
जो है मुस्लिम लीग 1906 में बनी। सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ, कांग्रेस दो भागों में बटी, नरम दल गरम दल। 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ अंबुका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में, और यहाँ पर जो है दो एक्ट एक साथ मिले, इसलिए लखनऊ पैक्ट इसको नाम दिया गया। इसी समय होम रूल लीग हुआ 1916 में, है ना। तो ये एनी बेसेंट ने जो है 28 अप्रैल 1916 को पूना में होम रूल लीग की स्थापना की, और तिलक ने मराठा केसरी जैसे अखबार के माध्यम से, जहाँ पे बेसेंट कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया के माध्यम से अपने होम रूल लीग का प्रचार प्रसार करते रहे। तो जहाँ पर अप्रैल में जो है वो होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की, वहीं सितंबर आते आते जो है फिर तिलक ने भी अपनी होम रूल लीग की स्थापना की, और होम रूल लीग आंदोलन पूरे देश में बहुत तेज़ी से चला, है ना। फेबियनवाद पर आधारित था ये। उसके बाद 1919 में रोलेट एक्ट आया, और क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए जो है रोलेट की अध्यक्षता में रोलेट एक्ट को पारित किया गया, और इसे काला कानून कहा गया। न अपील, न वकील, न दलील की संज्ञा इसको दी गई। इसके बाद 1919 में जलियांवाला बाग हुआ, जब रोलेट एक्ट का विरोध होने लगा तो पूरे देश में विरोध हुआ, पंजाब में विरोध हुआ। सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल जैसे नेताओं को गिरफ्तार किया गया, महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार किया गया। इससे लोगों में उत्तेजना आ गई, और 13 अप्रैल को जब बैसाखी का दिन था तो उस समय जो है यहाँ पर इस तरह का घटनाक्रम घटा कि अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक आम सभा हो रही थी, और वहाँ जनरल ओ डायर ने गैर कानूनी तरीके से भीड़ पर बिना चेतावनी दिए गोली चला ली। 400 लोग मारे गए, 2000 से आसपास लोग घायल हुए। और जलियांवाला बाग के क्योंकि 100 साल पूरे हो रहे हैं इसलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग भी पूछ लेता है, जो छतरपुर में हुआ था। महात्मा गांधी का जो है भारत में आगमन हुआ 1915 में। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की अहमदाबाद में। 17 में चंपारण गए, किसान आंदोलन की शुरुआत की। 18 में खेड़ा गए, वहाँ नो टैक्सेशन को लेकर आंदोलन चलाया। और गांधी का आंदोलन इस तरीके से चला कि गांधी जी ने सबसे पहले साबरमती आश्रम की स्थापना 16 में की, 17 में चंपारण गए, 18 में खेड़ा गए, और फिर उसके बाद 20 आते आते जो है असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी के नेतृत्व में हुई। बाद में 5 फरवरी 22 को गोरखपुर के चोरा चोरी में जो अहिंसक घटना हुई उसकी एवज में असहयोग आंदोलन को जो है, ये असहयोग आंदोलन जो है 1920 से 22 में चला। इसके बाद साइमन कमीशन 1927 में आया, जिसका विरोध किया गया। साइमन गो टू बैक के नारे लगे लाला लाजपत राय के नेतृत्व में लाहौर में, और बाद में जो है फिर साइमन कमीशन का बड़े स्तर पर विरोध हुआ, क्योंकि 1909 में ये बोला गया था कि 10 साल बाद 1919 का एक्ट लाया जाएगा, उसके बाद 1930 में जो है नया एक्ट लाया जाएगा। और ये एक्ट जब समय के पहले आ गया और एक भी भारतीय को इसमें शामिल नहीं किया गया, तो निश्चित तौर पर इसका विरोध उसमें हुआ। 30 में जो है सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन चला गांधी जी के नेतृत्व में, दांडी यात्रा हुई। और इसके बाद जो है 32 में कम्युनल अवार्ड आया, है ना। और इस कम्युनल अवार्ड में जो है यहाँ पर 16 अगस्त 32 को रैमजे मैकडोनल्ड अवार्ड भी इसे कहा जाता है। और इस रैमजे मैकडोनल्ड अवार्ड के अंतर्गत जो है बाद में गांधी जी जो हैं उनके बीच में एक डिस्कशन हुआ। 20 सितंबर 32 को गांधी जी जो है आमरण अनशन पर बैठ गए। बाद में मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद जी, पुरुषोत्तम दास टंडन जी, राजगोपालाचार्य जी के प्रयासों से बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में एक पूना पैक्ट हुआ कम्युनल अवार्ड के नाम से। और ये पूछ लेता कम्युनल अवार्ड कब हुआ। इस तरीके से फिर बहुत सारे घटनाक्रम यहाँ पर घटे, और अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम आप यहाँ पे कुछ पढ़ सकते हैं। जैसे 87 में यहाँ पर कमिश्नर रैंड और एयर्ड्स की हत्या की गई चाफेकर बंधुओं के द्वारा, ये भारत की पहली क्रांतिकारी घटना थी। 1908 में जो है ये किंग्स फोर्ट हत्या का प्रयास हुआ खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा। 9 में जैक्सन हत्याकांड हुआ नासिक में अनंत कन्हेरे के द्वारा। 9 में वायली की हत्या हुई लंदन में मदनलाल ढींगरा के द्वारा, है ना। और 12 में होर्डिंग के ऊपर जो हत्या का प्रयास किया गया रासबिहारी बोस और बसंत कुमार के द्वारा। 27 में काकोरी कांड हुआ बिस्मिल्लाह अशफाकुल्लाह खां के द्वारा। 28 में सांडर्स की हत्या हुई भगत सिंह जी के द्वारा। 30 में शस्त्रागार डकैती हुई चटगांव में सूर्यसेन मास्टरदा के द्वारा। 40 में जनरल डायर की हत्या हुई जो जलियांवाला बाग के प्रमुख अभियुक्त थे उधम सिंह के द्वारा। 42 में क्रिप्स मिशन भारत आया, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। और ये जो है राजनीतिक और वैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए आया स्टफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में। इसके बाद जो है भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, और भारत छोड़ो शब्द मोहम्मद यूसुफ मेहर अली के द्वारा दिया गया था। इस पूरे आंदोलन को लीड किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। मोहम्मद यूसुफ मेहर ने इस शब्द को दिया था 75 साल जब पूरे हुए थे, तो MPPSC ने क्वेश्चन पूछ लिया था कि भारत छोड़ो आंदोलन शब्द किसने दिया, या भारत छोड़ो शब्द किसने दिया। मोहम्मद यूसुफ मेहर अली ने दिया था, और मूवमेंट को चलाया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। इसके बाद जो है आज़ाद हिंद फौज 43 में बनी, है ना। कैप्टन मोहन सिंह ने के मन में विचारधारा आई। बाद में जो है रासबिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज बनाई। फिर आज़ाद हिंद फौज का विस्तृत तरीके से गठन किया गया।
कैबिनेट मिशन 46 में आया और पैथिक लॉरेंस इसके चेयरमैन थे, स्टेफर्ड क्रिप्स जो हैं इसके अध्यक्ष थे, और कैबिनेट मिशन के द्वारा ही भारत में संविधान सभा का गठन हुआ। फिर माउंटबेटन योजना आई, ये भी परीक्षा में पूछा हुआ है ना। तो माउंटबेटन योजना आई थी 3 जून 1947 को, और डिकी बर्ड प्लान के नाम से भी इसे जाना जाता है। और 4 जुलाई 47 को जो है भारत स्वतंत्रता विधेयक जो है संसद में प्रस्तुत किया गया। और इसके बाद जो है तमाम चीज़ें, कुछ समाचार पत्र हैं। अमृत बाजार पत्रिका इंपॉर्टेंट है 1868, है ना। केसरी बाल गंगाधर तिलक जो मराठी में आता था, हिंदू MG रनाडे साहब का, है ना। कुछ अखबार हैं जिनको आप देख सकते हैं, एक बार रीड कर सकते हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। अल हिलाल इंपॉर्टेंट है अब्दुल कलाम का, है ना। ये भी कंप्लीट आ जाएगी ना, करे भैया। यूनिट 1 में हम जब MP का हिस्ट्री देख रहे थे उसमें कुछ चीज़ें छूट गई थी। उसके यूनिट 2 पे हमने जब स्टार्ट किया था, हमने प्राचीन भारत का कुछ पोर्शन करा दिया था जो इम्पोर्टेंट है। अब हमें लगता है जो मिडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया का कुछ काम का पोर्शन है उसको एट ए ग्लांस देखेंगे। भैया ये जो हमारी क्लास है 360 डिग्री मैराथन क्लास का हिस्सा है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके जो 25 जुलाई है उसके फाइनल रिवीजन के लिए हमने स्पेशली बनाया हुआ है। इसको एक बार सुन लेंगे, यहीं से क्वेश्चंस आने वाले हैं। बाद में फिर रेगुलर बैचेस में तो बहुत इत्मीनान से और अच्छे से पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले मैं बात करूं अगर मिडल इंडिया में, तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था। और मोहम्मद बिन कासिम जो है वो 712 में जो है मोहम्मद बिन कासिम आया था भारत। और इसकी एक लंबी सी स्टोरी है जो मेंस की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो 712 में जो है पहला अरबी आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। और मोहम्मद बिन कासिम ने जो है उस समय रावर का युद्ध किया था। और ये जो रावर का युद्ध हुआ वो कैसे और किन परिस्थितियों में हुआ वो हम डिटेल में देखेंगे बाद में। अभी तो प्रीलिम्स के लिए बस इतना याद रखें कि मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर सफल आक्रमण किया। और 712 में ईस्वी में सिंध पर आक्रमण हुआ। और अरब आक्रमण के समय सिंध के जो राजा थे वो दाहिर नामक ब्राह्मण थे, और इस युद्ध में दाहिर की पराजय हुई थी। और सिंध विजय के बाद जो मोहम्मद बिन कासिम थे उन्होंने पहली बार धार्मिक कर जो है जजिया लगाया था। और अरब आक्रमण के समय चचनामा जो एक महत्वपूर्ण सूचना के तौर पर, और किताब फुतहुल अल बल्दान, ये इस प्रकार के जो ग्रंथ हैं उनसे जो है इसके बारे में डिटेल जानकारी मिलती है। और अरब आक्रमण का सर्वाधिक प्रभाव जो है भारतीय सांस्कृतिक जीवन पर पड़ा। और अरबों ने चिकित्सा, दर्शन, विज्ञान, गणित, शासन प्रबंधन के ज्ञान अर्जन, तमाम चीज़ों में भारतीयों से जो है प्रेरणा प्राप्त की। इसके प्रमाण भी मिलते हैं। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि मोहम्मद बिन कासिम 712 और रावर का युद्ध जो दाहिर नामक ब्राह्मण के साथ हुआ। इसके बाद जो कहानी बनती है वो है महमूद गजनबी। 1000 से 1027 के बीच में रहे, 17 बार करीब आक्रमण किया। तो पहला जो था वो मोहम्मद बिन कासिम था। जो मोहम्मद बिन कासिम था वो पहला अरबी था जो भारत आया था। और फर्स्ट अरबी के बाद जो है फर्स्ट तुर्की जो था वो मोहम्मद गजनबी था। तो 1000 से 1027 के बीच में ये आया और करीब 17 बार आक्रमण किया। मध्यकालीन भारत से क्वेश्चन ना के बराबर पूछे गए हैं पिछली परीक्षाओं में, परंतु 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे आ गए हैं जो पढ़े हैं तो बिल्कुल सही हो गए और नहीं पढ़े हैं तो बिल्कुल गलत हो गए। इसलिए हम इतिहास में किसी भी पोर्शन को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हमने प्राचीन भारत पर एक डिटेल वीडियो बनाया है जिसको आप सुन सकते हैं। मध्यकालीन पर मैं कुछ चर्चाएं कर दे रहा हूं अकॉर्डिंग टू एग्जाम, और आधुनिक पर भी मैं कुछ चर्चाएं यहाँ कर दे रहा हूं अकॉर्डिंग टू एग्जाम। तो आपका करीब जो यूनिट 2 वाला पोर्शन है पूरा कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा एट ए ग्लांस रिवीजन के दृष्टिकोण से। तो महमूद गजनवी जो है वो 1000 से 1027 के बीच में आया, 17 बार इसने आक्रमण किया। और महमूद के जब भारत के समय उसके साथ जो दरबारी कवि थे वो अल बरूनी भी यहाँ आए थे। और किताब उल हिंद में उन्होंने भारत संबंधी तमाम विवरण लिखे। गजनवी का जो सबसे चर्चित आक्रमण था वो 1025 में था, जो सोमनाथ के मंदिर पे था। और 20 लाख की दिनार की संपत्ति उसको यहाँ पर हाथ लगी थी। और गजनवी तो आया ही था धन वैभव को लूटने के लिए, प्राप्त करने के लिए, साथ ही साथ इस्लाम का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो अगर हम पूरे इतिहास पे जाएं तो 962 में अल्तगीन नाम का एक व्यक्ति था। 962 में, है ना। सबसे पहले तो 712 में मोहम्मद बिन कासिम जो पहला अरबी था। उसके बाद 962 में अल्पतगीन नाम का एक व्यक्ति था जो गजनी में स्वतंत्र तुर्क शासन की स्थापना करता है। बाद में उसका जो दामान
था वो 977 में जो है सुबुकुद्दीन नाम से वो जो है गद्दी पर बैठता है। और सुबुकुद्दीन का जो आप ये कह सकते हैं उसका पुत्र है महमूद गजनवी, वो 27 साल की उम्र में जो है 998 में यहाँ पर जो है शासक बनता है। और 998 में यहाँ शासक बनता है 27 साल की उम्र में। तो सबसे पहले तो मोहम्मद बिन कासिम जो पहला अरबी था भारत आया। 962 में अल्तबगीन जो तुर्की का स्वतंत्र शासक बनता है, उसका दामाद सुबुकुद्दीन जो 977 में बनता है। बाद में फिर इसका लड़का महमूद गजनवी जो है 998 में जो है वो 27 साल की उम्र में जो है शासक यहाँ पर बनता है। और इस प्रकार से जो है फिर महमूद गजनवी की जो है भारत में एंट्री होती है, 17 बार आक्रमण करता है। और फिर भारत में जो है 1000 ईस्वी में इसमें आक्रमण करना प्रारंभ करता है। सबसे पहला आक्रमण 1001 में जयपाल के विरुद्ध करता है। और इस तरीके से जो है 1012 में थानेश्वर में, 1018 में मथुरा में, 1026 में जो 25-26 में सोमनाथ में। और इसका जो सबसे उल्लेखनीय आक्रमण था वो सोमनाथ मंदिर पे था। और वहाँ का शासक उस समय भीष्म प्रथम था। बाद में फिर 1027 में इसका जो है जाटों के साथ भी युद्ध होता है। तो 1030 में जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। तो अल बरूनी, फिरदौसी, उल्बी, बैहाकी ऐसे तमाम विद्वान थे जो उसके दरबार में थे। और अल बरूनी को जो है अबू रेहान के नाम से भी जाना जाता है ना। और अल बरूनी जो है महमूद गजनवी के समय भारत में आक्रमण में आया था। इनकी एक बड़ी फेमस किताब है किताबुल हिंद, वो परीक्षा में पूछी गई है, इसलिए उसको आप ज़रूर पढ़ के जाएँ। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए नज़रअंदाज करना ठीक नहीं है। फिर बात करते हैं हम महमूद गजनवी के बाद महमूद गौरी की। तो महमूद गौरी जो हैं ये आते हैं आपके, बेसिकली महमूद गौरी जो हैं ये आते हैं आपके यहाँ पर 1178 में गुजरात की राजधानी अहिनलवाड़ में जो है ये अटैक करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है अटैक होता है इनका। और इसके बाद जो है ये मूलराज सेकंड इनको परास्त कर देता है। यहाँ पे मूलराज सेकंड, याद रखेंगे नाम, मूलराज सेकंड जो है वो मोहम्मद गौरी को जो है यहाँ पर परास्त कर देता है। याद रखेंगे नाम, मूलराज सेकंड 1178 में, है ना। किसको पराजित कर देता है ये पराजित करता है महमूद गौरी को। ठीक है, महमूद गौरी को यहाँ पर क्या कर देता है, ये पराजित कर देता है। तो डेट याद रखेंगे आप अच्छे से, बिल्कुल रिमाइंडर करेंगे। 1178 में चैन प्रॉपर याद रखें। 712 रावर का युद्ध, है ना। ये मोहम्मद बिन कासिम के बाद जो है फिर मोहम्मद बिन कासिम के बाद जो है 1000 से 1030 में जो है वो आपके महमूद गजनवी। और महमूद गजनवी जो है इनका पूरा बैकग्राउंड बताया हमने, अल्पतगीन, सुबुकुद्दीन, है ना। तो ये सुबुकुद्दीन के जो है सुपुत्र थे और ये भी भारत में आके आक्रमण करते हैं। तो ये 1178 मूलराज सेकंड से लड़ाई हार गए। इसके बाद फिर 1179 में पेशावर में, 1185 में सियालकोट में, 1186 में जो है लाहौर को अपने अंडर में कर लेते हैं। 1191 में इनका तराइन का पहला युद्ध होता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पृथ्वीराज चौहान के साथ। पृथ्वीराज चौहान इसमें जीत जाते हैं। 1192 में इनका पृथ्वीराज चौहान से सेकंड युद्ध होता है तराइन का। और इस तराइन के युद्ध में जो पृथ्वीराज चौहान जो है वो हार जाते हैं। ठीक है, तो तराइन के दोनों युद्ध आप याद रखेंगे ना। इसके बाद हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और जो है उसमें हम आगे की चीज़ें देखेंगे कि तराइन का पहला युद्ध 1191 में हुआ। पृथ्वीराज चौहान जो है वो जीते और पृथ्वीराज चौहान ने इनको हराया। 1192 में, एक साल बाद पृथ्वीराज चौहान इसी मोहम्मद गौरी से लड़ते हुए जो सेकंड में हार गए। इसके बाद चंदावर का युद्ध हुआ। चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ। वो जयचंद और गौरी के बीच में हुआ। जयचंद उसमें हार गए, गौरी उसमें जीत गए। और इस प्रकार से मोहम्मद गौरी ने जो है भारत में जो है कई प्रदेशों में अपने गुलाम स्थापित कर दिए। बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक को सत्ता दे दी, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो गई, है ना। मोहम्मद गौरी के बारे में खास बात है कि सिक्कों पर उन्होंने एक तरफ कलमा और एक तरफ जो है लक्ष्मी जी की आकृति जो है अंकित करी थी और इस तरीके का उनका व्यक्तित्व था। तो ये इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद गौरी को आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाएँ। इसके बाद 1206 से 1526 में दिल्ली सल्तनत का समय स्टार्ट होता है जिसको हमें पढ़ना चाहिए। एग्जाम में निश्चित तौर पे यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो जो दिल्ली सल्तनत का समय है वो 1206 से लेकर के जो है ना, आप ये समझ सकते हैं कि 1206 से लेकर के 1526 और 1206 से लेकर के 1526 में यहाँ पर अलग अलग समय में अलग अलग राजा सल्तनत काल में रहे। तो गुलाम में जो सबसे इंपॉर्टेंट थे वो ऐबक थे, इल्तुतमिश था और बलबन था। हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से कुतुबुद्दीन ऐबक इंपॉर्टेंट है जो 1206 से 1210 में रहे, है ना। पोलो खेलते हुए, चौगान खेलते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। इंपॉर्टेंट है कि कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य है वो इन्हीं ने प्रारंभ करवाया था। इंपॉर्टेंट बात है
कुतुब मीनार का निर्माण कार्य। इसके बाद कुतुबुद्दीन जो है बहुत लिबरल थे, इसलिए उनको जो है लाख बख्श कहा जाता था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है ना। इनको जो है लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। इनकी दानी प्रवृत्ति की वजह से। पूरी परीक्षा में पूछ सकता है कि भाई जो है लाख बख्श किसको कहा जाता है ना, पूछ सकता है भाई, कोई गारंटी नहीं कहाँ से क्या पूछेगा। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई दिल्ली में, 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया अजमेर में, 12 से 10 में चौगान खेलते हुए मृत्यु हो गई थी। लाहौर में इनको दफना दिया गया, याद रखेंगे लाहौर में जो है इनको दफना दिया गया है ना, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है बाद में फिर इल्तुतमिश जो है अगले शासक बने। अच्छा, इन्होंने जो है अपने नाम का जो है चांदी का टंका चलाया, 175 ग्रेन का, तांबे के जीतल चलाए, दिल्ली को राजधानी बनाई। एकता प्रणाली इन्होंने चालू करी, 40 सरदारों के लिए जो है चहलगानी जो है सिस्टम इन्होंने चालू किया। ये सारी चीज़ें हैं। ये 1210 से 1236 तक रहे। इसके बाद इनकी सुपुत्री रज़िया बनी। रज़िया 1236 से 1240 तक रही। और रज़िया के बारे में ये कहा जाता है कि पहली मुस्लिम शासिका थी जो इस पद पर पहुंची, है ना। वुमेन एम्पावरमेंट के तौर पर पूछा जा सकता है। और जो है काफ़ी महत्वपूर्ण समय इनका रहा। इसके बाद जो है फिर बाद में जो है उसके बाद बलबन आया। बलबन ने जो है सिजदा और फवोज सिस्टम डेवलप किया, लोह और रक्त की नीति लाई। और ये पूरा का पूरा समय इनका यहाँ पर गुलाम वंश का रहा। तो गुलाम वंश में जो है 3 आप याद रखेंगे महत्वपूर्ण है, ऐबक, कुतुबुद्दीन, दूसरा इल्तुतमिश, फिर बीच में रज़िया, बाद में फिर जो है वो बलबन रहे। और बलबन ने एक लंबा समय यहाँ पर शासन किया। लोह और रक्त की नीति जो है इन्होंने लाई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गुलाम वंश के बाद हम बात करेंगे खिलजी वंश की। सबसे कम समय तक इन्होंने शासन किया। तो एक बार परीक्षा में ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है सबसे कम समय तक कौन रहा। तो ये जो खिलजी हैं 1290 से लेकर के 1320 तक रहे ना। MPPSC एक बार यही क्वेश्चन पूछ गया था कि भाई सबसे कम समय तक के कौन रहा। तो खिलजी याद रखेंगे। इसके संस्थापक ये थे जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। 1290 में इन्हें स्थापना की थी, 96 तक रहे। अलाउद्दीन खिलजी बाद में शासक बने, है ना। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में इंपॉर्टेंट बात है, इन्होंने जो है बाजार नियंत्रण व्यवस्था लाई थी जो वर्तमान के GST सिस्टम से कहीं ना कहीं प्रभावित है। PSC ने ये भी क्वेश्चन पूछा था जब GST बिल पारित हुआ था तो करंट फिर से जोड़ के कि बाजार व्यवस्था किसने लाई थी, है ना। तो इम्पोर्टेंट है। और इन्होंने सिकंदर सानी नाम से जो है अपने सिक्कों पे जो है अपने आप को द्वितीय सिकंदर के तौर पर स्थापित किया था। इनके महान सेनापति थे मलिक काफूर, जिनको इन्होंने 1000 रुपये दिनार में खरीदा था, उन्हें 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, बाजार व्यवस्था इंपॉर्टेंट है, राशनिंग व्यवस्था इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है वो 1320 से 13 तक जो है वो तुगलक रहे, है ना। कितने साल रहे आप देख सकते हैं, 80 साल ये और ये 13 साल, है ना, 84 साल के आसपास। तो ये जो है यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। गयासुद्दीन तुगलक ने स्थापना की थी, बाद में मोहम्मद बिन तुगलक शासक बने। और ये समय से थोड़ा एडवांस थे, समय से ज़्यादा सोचते थे। इनकी कोई भी योजना सक्सेस नहीं हुई, है ना। इन्होंने टैक्स लगाया तो उस समय प्रॉब्लम आ गई, राजधानी परिवर्तित करी, है ना। बहुत सारी चीज़ें मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कही जाती हैं, है ना। और 1325 में जो है गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद ये सल्तनत पे स्थापित हुए थे। इन्होंने जो है दौलताबाद अपनी राजधानी शिफ्ट की थी। सांकेतिक मुद्रा चलाई थी इन्होंने, इंपॉर्टेंट बात है। और भी बहुत सारे इनके बारे में इंपॉर्टेंट विषय हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक याद रखेंगे। तो ये हो गया 1206 से 1290 गुलाम, 1290 से 1320 खिलजी, उसके बाद तुगलक 1320 से 1413। कई बार ऐसी चीज़ें गलत हो जाती हैं, इसलिए इनको आप थोड़ा देख कर जाएँ। इसके बाद 1400 जो है बीच में जो है आपके जो समय है 1413 से लेकर 1451, वो सैयद वंश रहा, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद लोधी वंश रहा 1451 से 1526, तो इसमें बहलोत लोधी थे। 1451 में जो है इन्होंने स्थापना की। और बहलोत लोधी के बाद जो है फिर, है ना, सैयद थोड़ा सा देख लेंगे हल्का सा, वो कब से कब रहा, 1413 से 1451 तक रहा। फिर लोधी वंश, तो बहलोत लोधी रहे। बहलोत लोधी के बाद फिर जो है वो बाद में जो है वो सिकंदर लोधी रहे। सिकंदर लोधी थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना। सर्वश्रेष्ठ शासक रहे 1490 से 1517 तक के। आगरा नगर की स्थापना का श्रेय इनको जाता है व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा के लिए, है ना। बादलगढ़ का किला इन्होंने बनवाया था। बाद में आगरा को सिकंदर लोधी ने अपनी राजधानी बनाया था। गज़े सिकंदरी नाम से इन्होंने एक माप की इकाई प्रारंभ की थी। गुलरुखी नाम से लिखा करते थे, है ना। तजिया निकालना बंद करवा दिया था इन्होंने। 1517 से 1526 में इब्राहिम लोधी रहे। पानीपत की जो पहली लड़ाई अप्रैल 1526 में लड़ी गई थी वो इन्हीं के समय लड़ी गई थी, इंपॉर्टेंट है ना, पानीपत की पहली लड़ाई।
बाबर वर्सेस जो है इब्राहिम लोदी, इसमें इब्राहिम लोदी हार गए थे और बाबर जो है जीत गए थे। कुछ स्थानीय गवर्नेंस से क्वेश्चन आ जाते हैं कि विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की, बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है MPPSC का, कई बार पूछ लेता है ट्रेडिशनल में जाके। तो जो है हरिहर बुक्का, क्योंकि विजयनगर डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज हुआ है, तो ये 1336 में जो है हरिहर बुक्का ने स्थापना की, याद रखेंगे। इसके अलावा ये जो हरिहर बुक्का है विजयनगर राज्य की स्थापना की, विजयनगर राज्य की स्थापना की इन्होंने। बाद में फिर जो है संगम वंश आया, हरिहर प्रथम ने स्थापना की, हरिहर प्रथम हम्पी विजयनगर की उन्होंने राजधानी बनाई। इसके बाद देवराय प्रथम आए, है ना, इन्होंने भी काफ़ी कुछ डेवलपमेंट किया, इन्होंने मुसलमानों को पहली बार जो है अपनी सेना में शामिल किया। तो ये इंपॉर्टेंट है कि विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने जो है मुसलमानों को पहली बार सेना में शामिल किया, देवराय प्रथम। फिर देवराय सेकेंड भी आए, इनके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, है ना। फिर ये तुल्लु वंश है, तुल्लु वंश जो है ये भी स्थानीय लोकल गवर्नेंस से रिलेटेड है। तुल्लु वंश 1505 से 1570 तक के इसके बड़े फेमस राजा थे, है ना। कृष्णदेव राय के बारे में खास बात ये थी कि इनका आंध्र जो अष्टदिग्गज था इनका, उसको आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है ना। इनके घोड़े उस समय काफ़ी फेमस हुआ करते थे। तो ये कृष्णदेव राय जो हैं, ये एक बार PSC ने पूछा था हज़ारा मंदिर किसने बनवाया था ना। ये वर्तमान में जो भगवान राम का नया मंदिर बन रहा है वो इसी की तर्ज पर जो है डिज़ाइन है। हज़ारा मंदिर का निर्माण किसने कराया था, कृष्णदेव राय। ये MPPSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये पूछ सकता है ना। इसके बाद जो है थोड़ा सा एक क्रोनोलॉजी देख लेनी है, तो क्रोनोलॉजी से आपका काफ़ी कुछ काम हो जाएगा, ठीक है। विजयनगर हो गया, 1336 में हरिहर बुक्का, याद रखेंगे। कुछ सूफी संत हैं, है ना, उसमें कुछ सूफी संतों में इंपॉर्टेंट संत कौन कौन से सूफी संत हैं वो देख सकते हैं आप। इसका भक्ति आंदोलन है, इसमें भक्ति आंदोलन रामानुजाचार्य है ना, रामानंद वल्लभाचार्य इंपॉर्टेंट है, तुलसीदास जी, है ना, देख सकते हैं, कबीर, है ना, थोड़ा देख लेंगे आप। अभी भक्ति आंदोलन मुख्य परीक्षा के लिए उतना इंपॉर्टेंट है जितना प्री में भी आप समझ सकते हैं, तो थोड़ा देख लेंगे हल्का फुल्का कब कौन किसका समकालीन है, पता होना चाहिए आपको। अब बात करते हैं मुगल काल की। तो मुगल काल का जो समय था, सल्तनत रहा 1206 से लेकर के 1526 तक। उसके बाद मुगल काल 1526 से 1857 तक रहा। इसमें जो है 1707 तक के इसमें तीव्रता रही, बाद में जो है कहीं ना कहीं इसमें सामान्य स्थिति देखने को मिली। तो 1526 में सबसे पहले जो है ज़रूरुद्दीन बाबर जो है वो आए, उन्होंने इब्राहिम लोदी को युद्ध में हराया था पानीपत के। तो ये कुछ युद्ध है ना बाबर ने जो भारत में लड़े थे, उनको आपको थोड़ा सा याद रखना है, कौन कौन से युद्ध लड़े थे, कब कब लड़े थे, है ना, याद रखेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। ये पानीपत की पहली लड़ाई थी 21 अप्रैल 1526 को बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में, बाबर जीते थे इसमें। खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 को, बाबर राणा संगा, बाबर जीते थे इसमें, राणा संगा हारे थे। आप तो याद रखिए पानीपत की पहली लड़ाई बाबर जीते, 1526 में इब्राहिम लोदी हारे। खानवा का युद्ध हुआ 1527 में, 1 साल बाद बाबर जीते, राणा संगा हारे। चंदेरी का युद्ध हुआ 1528 में, बाबर जीते, मेदिनी राय हारे। घाघर का युद्ध हुआ, बाबर जीते, इसमें अफगानी हारे। तो ये लगभग सारे युद्ध इन्होंने जीते। 1526 में पानीपत का, 1527 में खानवा का, 1528 में चंदेरी का, 1529 में जो है घाघरा का। तो सभी युद्धों को जो है बाबर के द्वारा यहाँ पर जो है जीता गया। इसके बाद इम्पोर्टेंट बात यह है कि बाबर जो है तुर्की भाषा में तुस्के बाबरी लिखी है। अब्दुल रहीम खान खाना ने जो है फारसी में इसका अनुवाद किया है, ठीक है। और इनको जो है आगरा के आरामबाग में दफनाया गया था, बाद में जो है इनको काबुल में दफनाया गया उनकी इच्छा अनुसार। बाबर 1500 जो है आपके 26 से लेकर के 1526 से लेकर के बाबर का जो समय रहा भारत में 1530 रहा। बाबर के बाद फिर हुमायूं आए, है ना। इनके सभी राजाओं का क्रम आपको याद रखना है, कौन कौन कब आया, है ना। सबसे पहले आपका है कौन, बाबर आए, हुमायूं आए, अकबर आए, जहांगीर आए, शाहजहाँ, औरंगजेब आए, बहादुर शाह, ज़ादा शाह, फर्रुखशियार आए, मोहम्मद शाह, आलम शाह, अकबर सेकंड आए, शाह आलम आए, अकबर फर्स्ट, अकबर सेकंड आए, बहादुर जफर आए, है ना। बाजी सब्जी फौर मासाब। तो इसमें बाबर हो गया 1526 से 1530। फिर आपका हुमायूं, एक एग्जाम ओरिएंटेड है, थोड़ा रिमाइंडर याद रखना है ना। 1530 से 1556 में हुमायूं रहे। इंपॉर्टेंट है कि इनका बक्सर के पास चौसा का युद्ध हुआ था ना, ये चौसा का युद्ध याद रखेंगे। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था शेरशाह सूरी और इनके बीच में ना, शेरशाह सूरी और इनके बीच में, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है ना, चौसा का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है अगला जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट बात है, चौसा का युद्ध हो गया और हुमायूं जो है अलग अलग दिन में अलग अलग कपड़े पहना करते थे, ज्योतिष में उनका विश्वास था, ठीक है। बाद में सीढ़ियों से घिर कर ये मर गए थे, ज़िंदगी भर लड़खड़ाते रहे, लड़खड़ाते इनकी मृत्यु हो गई, ऐसा इनके बारे में लैंडपूल ने कहा है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद शेर शाह को भी थोड़ा सा देख लेते हैं हम, है ना, क्योंकि हुमायूं के जो थे समकालीन थे, तो जो है ये शेर शाह भी हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं हम।
1540 से 1545 में शेरशाह रहा। कई बार वो हायरकी पूछ लेता है, एमपीपीएससी में पूछा हुआ है शेरशाह पे क्वेश्चन। तो ये 1540 में बिलग्राम का युद्ध हुआ। उसके बाद जो है इनके बारे में गजे सिकंदरी इन्होंने चलाया था, इंपॉर्टेंट है ना। तांबे का जो है दाम सिक्का चलाया था, इंपॉर्टेंट है ना। इसके बाद पट्टा व्यवस्था लाई थी इन्हें, सड़क आजम के नाम से जाना जाता है क्योंकि इन्होंने सिंध से लेकर बंगाल तक रोड बनाई थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा शेरशाह सूरी को देख लेंगे। इसके बाद जो है इंपॉर्टेंट जो है मध्य प्रदेश से भी इनका संबंध रहा है, हमने एमपीएससी में बताया था। अब है अकबर, 1556 से 1605 में अकबर रहे, है ना। अकबर जो है इनके बीच में, अकबर और हेमू के बीच में जो है बड़ा महत्वपूर्ण युद्ध लगा गया था, पानीपत का सेकेंड युद्ध 1556 में, है ना। ये याद रखेंगे आप, अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का सेकेंड युद्ध लड़ा गया था। क्योंकि भैया क्रैश कोर्स से रिवीजन है ना भैया, इसमें बहुत समझाया नहीं जा सकता, रिवीजन है भैया, रिवीजन में रिवीजन होता है। जो बच्चे जो है रीडिंग कर चुके हैं अच्छे से, राइटिंग कर चुके हैं अच्छे से, है ना। इसके बाद एक्सप्रेशन उनका कंटिन्यू चल रहा है, एक्सपीरियंस उनके कंटिन्यू है, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, तो सब चीज़ें अच्छी हैं, तो फिर वो आपको याद होता चलेगा। अब जो इनिशियली स्टेज में है तो उसको हमारा फाउंडेशन बैच बाद में ज्वाइन करना पड़ेगा और उसमें फिर वो धीरे धीरे इत्मीनान से सीखेगा। हल्दी घाटी के युद्ध था 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, याद रखेंगे हल्दी घाटी 1576 है। पूछ सकता है भैया हल्दी घाटी ना, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में ना, ये अकबर के बीच में और महाराणा प्रताप के बीच में, याद रखेंगे आप, बिल्कुल याद रखना है आपको। पानीपत की सेकंड लड़ाई याद रखेंगे, अकबर और हेमू के बीच में ना, दोनों युद्ध इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दोनों युद्ध यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है अकबर के नवरत्नों की सूची याद रख लेंगे ना, अकबर की जो नवरत्न है उनकी सूची इंपॉर्टेंट है, ये मुझे लगता है कई बार पूछी जा सकती है। बीरबल थे, अब्दुल फजल थे, टोडरमल, भगवान दास, तानसेन, मानसिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, मुल्ला दो प्याजा और हकीम हुक्काम, है ना। अकबर के कुछ काम है उनको क्रम से याद रखेंगे, कई बार ये भी पूछ लेता है, ठीक है। 1562 में दास प्रथा लाई थी इन्होंने, 1562 में दास प्रथा याद रखेंगे, 1562 में दास प्रथा, 1562 में हरमदल में मुक्ति जो पेटीकोट शासन था, 1563 में तीर्थ यात्रा समाप्त, 64 में जजिया समाप्त, 71 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना, आगरा से फतेहपुर राजधानी से, 1575 में जागीरदारी, 75 में इबादत खाना, है ना, सभी धर्मों का प्रवेश, मजहर की घोषणा, 82 में दीन इलाही, 83 में इलाही सम्मत। ये कुछ वर्क हैं इनके, इनको आपको याद रखना चाहिए, ठीक है, ठीक है भैया। इसके बाद जो है फिर जहांगीर आए, ठीक है। अच्छा, बीरबल का बचपन का नाम महेश दास था, याद रखेंगे आप। और तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। इनकी कृतियाँ मियाँ की तोड़ी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग, है ना। फिर जहांगीर है 1605 से 1627 में, ये भी इम्पोर्टेंट है ना। और जहांगीर जो है खुसरो की सहायता से जो है इन्होंने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की जो है फांसी की सज़ा दी गई थी। तो ये पूछ सकता है किस सल्तनतकालीन शासक के समय जो है 5वें सिख गुरु जो है उनको फांसी की सज़ा दी गई थी। तो इस तरीके का प्रश्न अगर आता है तो आपको याद रखना है कि गुरु अर्जुन देव जो 5वें गुरु थे उनको फांसी की सज़ा दी गई थी। और बाद में जो इनके लड़के थे शाहजहाँ के 1605 से 1627 में ये थे। और फिर उसके बाद जहांगीर थे, जहांगीर के बाद फिर शाहजहाँ है 1627 1657, ठीक है। शाहजहाँ जो है इन्होंने ताजमहल बनवाया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। उस्ताद ईसा खां और उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। 20 साल लगे थे, 1632 में इसका निर्माण कार्य चालू हुआ था, 20 साल में बन गया था ताजमहल। अब औरंगजेब आए 1658 से 1707 में मध्य प्रदेश के उज्जैन के पास जो दोहद नाम की जगह वहाँ इनका जन्म हुआ था, है ना, याद रखें। दिलदास बानो बेगम से इनका विवाह हुआ था और जिंदा पीर के नाम से इन्हें जाने जाता है, याद रखेंगे आप। किसके मकबरे कहाँ हैं थोड़ा देख लें एक बार। बाबर का काबुल में है, हुमायूं का दिल्ली में है। बाबर को पहले आगरा फिर उसके बाद काबुल ले गए थे। हुमायूं का दिल्ली में है, अकबर का सिकंदरा पूछा हुआ है, जहांगीर शाहदरा लाहौर, शाहजहाँ का आगरा, औरंगजेब का औरंगाबाद दौलताबाद, ठीक है। अब ये तो कुछ बातें हो गई जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। इसके बाद कुछ मराठा शासन देख लेते हैं संक्षिप्त में, टू द पॉइंट। मराठा साम्राज्य जो है शिवाजी का रहा 1627 से लेकर के 1680। सिवनेर के किले में इनका जन्म हुआ था। जीजाबाई माता जी थी, आध्यात्मिक गुरु थे इनके समर्थ रामदास। दादाजी कोंडदेव जी ने इनको प्रारंभिक शिक्षा दी थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है कि इनका अष्टप्रधान काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अष्टप्रधान, इनका जो अष्टप्रधान है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में एक बार प्रश्न पूछा था अष्टप्रधान से कि वो विदेश मंत्री को शिवाजी के समय क्या कहा जाता था, सुमंत, है ना। ये एमपीपीएससी का क्वेश्चन था। आप परीक्षा के प्रश्न देखेंगे तो आपको मैं समझ में आ जाऊँगा कि मैं जो है अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम पढ़ाता हूँ और जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ परीक्षा में पूछी गई है ना। तो ये इसको एक बार आप देख लेंगे, ठीक है। तो ये पूछ लिया था एक बार कि सुमंत जो है किसको कहा जाता था, विदेश मंत्री को ना। तो ये पेशवा हो गए,
सरे नौबात हो गए, अहमत्य हो गए, वाक्यानुक्विस हो गए, चिटनवीस हो गए, ये इंपॉर्टेंट है। सुमंत, पंडित राव, न्यायाधीश इंपॉर्टेंट है, देख लेंगे। तो ये शिवाजी का टाइम पीरियड हो गया। अब इंपॉर्टेंट बात जो है इनका राज्याभिषेक, कोरोनाइजेशन जो है, इनका कोरोनाइजेशन 1764 में रायगढ़ में हुआ था, गंगा भट्ट जी के द्वारा किया गया था। पेशवाओं का शासन समय चालू हुआ शिवाजी की मृत्यु की 1680 में। और इनका बैकग्राउंड याद रखेंगे, शिवाजी के बाद राजा राम, ताराबाई, है ना, इनका पूरा बैकग्राउंड था। तो ये 1688 से लेकर के 1700 के बीच में जो थे वो थे राजा राम, और राजा राम के बाद इनकी पत्नी जो थी वो 1707 से लेकर 1700 से लेकर के 1707 तक थी ताराबाई, है ना। शिवाजी के बाद थे संभाजी, ये 1680 से लेकर 88 तक थे संभाजी, और संभाजी के बाद जो थे, संभाजी के बाद राजा राम, और राजा राम के बाद जो थी आपके ताराबाई। तो आप इसका क्रम याद रखेंगे। और एक चीज़, 1688 में जो है संगमेश्वर का युद्ध हुआ था, संगमेश्वर का ना, मराठा वर्सेस मुगल, संगमेश्वर का युद्ध। और 1707 में हुआ था खेड़ा का युद्ध, 1707 में हुआ था खेड़ा का युद्ध। तो मुझे लगता है मराठा से क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मराठा टॉपिक को आप थोड़ा सा देख कर जाएं। इसके बाद जो है आपको पूरा ये पेशवा वाला शासन समय है, इसको भी थोड़ा सा देख लेना है। जो हमारा विषय है इतिहास में, प्राचीन भारत हो गया, मध्यकालीन हो गया। अब हम थोड़ा आधुनिक को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आधुनिक में सबसे पहले भारत में यूरोपियों का आगमन हुआ, पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए। कई बार पूछ रहे थे क्या क्रम था, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। तो पुर्तगालियों में जो है वास्को डी गामा आए 1498 में, और उन्होंने भारत में जो है अपना खोज का कार्य प्रारंभ किया। इसके बाद जो है फ्रांसिस्को डी अल्मोडा जो है भारत में पहले पुर्तगाली गवर्नर थे, जो कि 1505 से लेकर के 1509 तक रहे। पढ़ने को हम पुर्तगालियों में बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, परंतु क्योंकि अभी हमारा ये जो है एक प्रकार से मॉडर्न इंडिया पे 360 डिग्री 100% डेडिकेशन के साथ हम कर रहे हैं, जिसमें हम बिल्कुल काम की वो बातें जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं, उसमें सबसे पहले हम पुर्तगालियों को देख रहे हैं कि वास्को डी गामा जो है उन्होंने 1498 में जो है भारत की खोज की। और दूसरा मैंने नाम लिया फ्रांसिस्को डी